हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी आज डेवलपमेंट स्टेजेस के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो होंगे डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर। क्लियर है आपको? तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आपसे, मानव विकास के कितने प्रमुख चरण हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 चरण है, 4 चरण है, 5 है या 6 है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो मानव विकास के प्रमुख चरण है वो होते हैं आपके 5 चरण। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 5 चरण होते हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। 5 चरणों में हमारा पहला चरण होता है इन्फेंसी का। कौन सा होता है? फर्स्ट चरण होता है हमारे इन्फेंसी का। दूसरा चरण होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड का। किसका होता है दूसरा चरण हमारा? अर्ली चाइल्डहुड का। तीसरा चरण होता है हमारा लेट चाइल्डहुड का। चौथा चरण होता है हमारा एडोलसेंस का। किसका होता है? एडोलसेंस का होता है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। एंड हमारा लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप होता है, चरण होता है एडल्टहुड का। किसका होता है? एडल्टहुड का होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मानव विकास के 5 चरण होते हैं। फर्स्ट होता है इन्फेंसी, दूसरा होता है अर्ली चाइल्डहुड, तीसरा होता है लेट चाइल्डहुड, फोर्थ होता है आपका एडोलसेंट एंड लास्ट होता है आपका एडल्टहुड। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। पूछा हुआ है आपसे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कितने चरण हैं? तो जीन पियाजे की थ्योरी जिन लोगों ने नहीं देखी हो वो प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। किसकी दी है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन के रेडी हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है आपका कि इसमें कितने चरण होते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 चरण होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं। तो जो आपके जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जीन पियाजे ने 4 चरण बताए हैं। कितने स्टेप बताए हैं? 4 चरण बताए हैं, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन 4 चरणों में देख लेते हैं। पहला चरण होता है हमारा सेंसरी मोटर। क्या होता है हमारा? सेंसरी मोटर होता है फर्स्ट स्टेप हमारा। इसको हम बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरा चरण होता है हमारा प्री ऑपरेशनल। क्या होता है? प्री ऑपरेशनल। इसको हम बोलते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। थर्ड चरण होता है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, यानी कि हो जाएगा मूर्त प्रक्रियात्मक अवस्था। एंड लास्ट होता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल। क्या होता है? लास्ट स्टेप होता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक प्रक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। इसमें से पहला चरण है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि इसको हम बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरी अवस्था है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको हम बोलते हैं पूर्व प्रक्रियात्मक अवस्था। थर्ड स्टेज है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको हम बोलते हैं मूर्त प्रक्रियात्मक अवस्था। एंड लास्ट स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको हम बोलते हैं औपचारिक प्रक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, शैशव काल यानी कि इन्फेंसी की आयु सीमा क्या होती है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 2 से 6 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है आपका 6 से 12 वर्ष एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 12 से 19 वर्ष। तो जो आपकी इन्फेंसी की आयु सीमा होती है वो होती है आपकी 0 से 2 वर्ष। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस दौरान शारीरिक और संवेदी विकास बहुत तेजी से होता है, जैसे कि रिफ्लेक्सेस हो गए, आपके मोटर कौशल हो गए, कुछ आपकी सेंसरी मोटर डेवलपमेंट हो गई। तो ये सब क्या होते हैं? बहुत तेजी से इनका विकास होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? किस अवस्था में? प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज आ जाती है हमारी 3 to 6 ईयर। क्या आ जाती है? 3 to 6 ईयर हमारी हो जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तार्किक चिंतन, सेकंड ऑप्शन है असीमित कल्पना, थर्ड ऑप्शन है नैतिक तर्क एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अमूर्त चिंतन। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है वो हो जाती है आपकी असीमित कल्पना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं? बहुत सारी कल्पना करते हैं, सोचते बहुत ज्यादा है, सिंबॉलिक गेम खेलते हैं, सिंबॉलिक प्ले खेलते हैं और स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु सीमा क्या है? यानी कि सेंसरी मोटर डेवलपमेंट की एज पूछी है कि एज क्या है? जन्म से 2 वर्ष है या 2 से 7 वर्ष है या 7 से 11 वर्ष है या 11 से 11 वर्ष से अधिक है? तो पियाजे के अनुसार जो संवेदी प्रेरक अवस्था है यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज है उसकी आयु होती है जन्म से 2 वर्ष तक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? अपनी इंद्रियों, अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, पूर्व प्रक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की मुख्य सीमा क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्त चिंतन की कमी, सेकंड ऑप्शन है अहम केंद्रित चिंतन, थर्ड ऑप्शन है तार्किक तर्क की कमी एंड लास्ट ऑप्शन है नैतिक समझ की कमी। तो जो आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है ना, ये स्टेज होती है आपकी 2 से 7 वर्ष तक। कब तक होती है? 2 से लेकर 7 ईयर्स तक ये स्टेज होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो बच्चों में मुख्य विशेषता यानी कि मुख्य सीमा देखी जाती है वो होती है अहम केंद्रित चिंतन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं ना अहम केंद्रित होते हैं यानी कि ईगो सेंट्रिक होते हैं। वो दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझते हैं, वो खुद को ही क्या समझते हैं? वो ये समझते हैं बच्चे कि वो जो कर रहे हैं वही सही है, वो जिसको जानते हैं वही बहुत बड़ा इंसान है। तो खुद को ही समझते हैं, दूसरों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि सारा ज्ञान सिर्फ उन्हीं को है और किसी को कुछ भी नहीं पता है। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, मूर्त प्रक्रियात्मक अवस्था में बच्चे किस प्रकार का चिंतन विकसित करते हैं? तो जो आपकी मूर्त प्रक्रियात्मक अवस्था होगी इसमें आपकी एज होगी 7 से 11 वर्ष। कितनी? 7 से 11 वर्ष हो जाएगी इसमें आयु। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्त चिंतन, सेकंड ऑप्शन है तार्किक और संरक्षित चिंतन, थर्ड ऑप्शन है प्रतीकात्मक चिंतन एंड लास्ट ऑप्शन है अहम केंद्रित चिंतन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तार्किक और संरक्षित चिंतन। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। इसमें बच्चे क्या करते हैं? तार्किक रूप से चिंतन करना शुरू कर देते हैं और वो कंजर्वेशन की अवधारणा को समझने लगते हैं। कंजर्वेशन ये होता है कि कंजर्वेशन से हम ये समझ सकते हैं कि किसी आकार और मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आकार बदलने में मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है यानी कि मात्रा का स्थायित्व होता है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, औपचारिक प्रक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या करने में सक्षम होते हैं? तो जो औपचारिक प्रक्रियात्मक अवस्था होती है ये एज होती है आपकी 11 प्लस यानी कि 11 वर्ष से अधिक की आयु होती है औपचारिक प्रक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें बच्चे क्या करने में सक्षम होते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। अमूर्त और काल्पनिक चिंतन या प्रतीकात्मक खेल या अहम केंद्रित चिंतन या संवेदी प्रेरक गतिविधियां। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अमूर्त और काल्पनिक चिंतन। इस टाइम पे क्या होते हैं? बच्चे अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर देते हैं और काल्पनिक समस्याओं को हल करना सीख जाते हैं। जैसे मैथ की कैलकुलेशन को करना सीख जाते हैं, कुछ वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने लग जाते हैं। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं हम। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपना फीडबैक क्लास में
के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया, तो नैतिक विकास सिद्धांत को कोलबर्ग ने दिया है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में कितने स्तर बताए, यानी कि कितने लेवल बताए हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है 3, सेकंड है 4, थर्ड है 5 एंड लास्ट है 6। तो जो कोलबर्ग है इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत पे अपने 3 स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं, 3 स्तरों को बताए हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके जो 3 स्तर हैं, इनके 3 स्तर इस तरह से हैं। पहला स्तर है आप इनका प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्या है, प्री कन्वेंशनल स्टेज हो जाएगी। सेकेंड है इनकी कन्वेंशनल स्टेज। क्या हो जाएगी, कन्वेंशनल। कई बार एग्जाम में क्या होता है, इनकी वो पूछ लीजिए, स्टेजेस के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो स्टेजेस पे आपको ध्यान रखने हैं। और जो इनकी थर्ड एंड लास्ट स्टेज है वो है पोस्ट कन्वेंशनल। कौन सी हो जाएगी, पोस्ट कन्वेंशनल। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि नैतिक विकास के सेकंड स्तर का नाम बताइए या थर्ड स्तर का नाम बताइए। तो आपको ये नाम ध्यान रखने हैं। तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 चरणों को बताए हैं, 3 स्तर को बताए हैं अपने। कितने स्तर को, 3 स्तर को बताए हैं। फर्स्ट है इनका प्री कन्वेंशनल, जिसको हम बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। सेकेंड है इनका कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि इसको हम बोलते हैं परंपरागत स्तर। एंड थर्ड है इनका पोस्ट कन्वेंशनल, इसको हम बोलते हैं उत्तर परंपरागत स्टेज। और जितने इनके लेबल दिए हुए ना, स्तर दिए हुए, इन सबके 2-2 चरण होते हैं। ठीक है, इनके कितने चरण हो जाएंगे, इनके 2-2 चरण हो जाएंगे। तो टोटल इनके 6 चरण हो जाते हैं। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पूछा हुआ है आपसे, किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, 6 से 12 वर्ष। सेकेंड ऑप्शन है 12 से 19 वर्ष। थर्ड ऑप्शन है 19 से 25 वर्ष एंड लास्ट ऑप्शन है 25 से 40 वर्ष। तो किशोरावस्था की जो आयु सीमा हो जाएगी वो हो जाएगी 12 से 19 वर्ष। कहीं कहीं आपको 12 से 18 भी देखने को मिल जाएगा, तो भी गलत नहीं होगा, ये भी आपका सही होगा। ठीक है, तो किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी होती है, या 12 से 18 वर्ष होगी या 12 से लेकर 19 वर्ष के आयु के बीच में होगी। और इसमें क्या होते हैं, इसमें शारीरिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन और भावात्मक परिवर्तन प्रमुख होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन पूछा हुआ है, किशोरावस्था में निर्णय लेने की क्षमता को क्या प्रभावित करता है। तो किशोरावस्था में जो डिसीजन लेते हैं तो उसकी क्षमता को क्या प्रभावित करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, आदर्शवाद प्रभावित करता है, या तार्किक चिंतन प्रभावित करेगा, या संरक्षण प्रभावित करेगा, या प्रतीकात्मक खेल प्रभावित करेगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि आदर्शवाद, यानी कि आइडियलिज्म। क्या हो जाएगा, आइडियलिज्म। लिख देती हूं मैं इधर। तो ये क्या करेगा, आदर्शवाद किशोरावस्था में निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए PYQ हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे, भावनात्मक विकास में ईर्ष्या यानी कि जेलसी कब उभरती है, यानी कि किस एज में भावनात्मक विकास में जेलसी उभरती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 12 महीने, सेकेंड ऑप्शन है 18 महीने, थर्ड ऑप्शन है 2 वर्ष एंड लास्ट ऑप्शन है 3 वर्ष। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 18 महीने। क्या हो जाएगा, 18 महीने हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जो 18 महीने से उभरने लग जाती है क्या, जेलसी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर उनकी मम्मी के ऊपर कोई हाथ भी रख दे या ये कह दे कि ये मेरी मम्मी है, तो छोटे बच्चे उस व्यक्ति को मारने लग जाते हैं कि नहीं हटो, उसको भगाते हैं अपनी मम्मी के पास से कि नहीं हटो, ये मेरी मम्मी है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है, शारीरिक विकास का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है।
ऑप्शन दिए हुए हैं ऊंचाई और वजन द्वारा, संज्ञानात्मक कौशल द्वारा, भावनात्मक स्थिरता द्वारा या सामाजिक व्यवहार द्वारा। तो शारीरिक विकास का मापन, किसका? शारीरिक विकास का मापन। तो ये नाम से ही पता चल रहा है किसमें क्या हो जाएगा, ऊंचाई और वजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और शारीरिक विकास को मात्रात्मक रूप से मापा जा सकता है, जैसे ऊंचाई हो गई यानी कि हाइट हो गया, वेट हो गया और आकार में परिवर्तन हो गए। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है प्रारंभिक बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितना पूर्ण हो जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया हुआ है 50%, सेकेंड ऑप्शन है 70%, थर्ड ऑप्शन है आपका 90% एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 100%। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास लगभग 90% तक पूरा हो जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर कहा जाए तो 5 वर्ष की आयु तक, कब तक? 5 वर्ष की आयु तक लगभग मस्तिष्क का विकास 90% तक हो जाता है। कभी कभी कहीं कहीं पे 5 की जगह 6 वर्ष भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर अगर 5 और 6 वर्ष दोनों देखने को मिल जाए तो आपका 5 वर्ष जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हुआ है भाषा विकास में सबसे तेजी से प्रगति किस चरण में होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं शैशव काल में होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है या वयस्कावस्था में होता है। तो भाषा विकास में सबसे तेजी से प्रगति जो होती है वो होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज होती है हमारी 3 to 6 ईयर। कितनी हो जाएगी? 3 to 6 ईयर हो जाएगी। क्या करते हैं इस टाइम पे, इस एज के जो बच्चे होते हैं वो भाषा को यानी कि लैंग्वेज को अनुकरण करके सीखते हैं। बच्चे इस टाइम पे मतलब भाषा को बहुत जल्दी से अडॉप्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी से चीजों को सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ऑप्शन दिए हुए हैं परिवार की होती है, विद्यालय की है, समाज की है या तीनों की है। तो सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की भी होती है, विद्यालय की भी होती है, समाज की होती है। जब तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों। ठीक है, क्लियर है आपको? और यही क्या करते हैं, यही बच्चे के सामाजिक व्यवहार को आकार देने का कार्य करते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे विकास में निरंतरता बनाम असातत्य यानी कि कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी का सिद्धांत क्या दर्शाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं विकास धीरे धीरे होता है, सेकेंड ऑप्शन है विकास चरणबद्ध होता है, थर्ड ऑप्शन है दोनों एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो विकास में निरंतरता बनाम असातत्यता यानी कि कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी का सिद्धांत क्या दर्शाता है कि विकास धीरे धीरे होता है और विकास चरणबद्ध होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकास कैसे होता है, चरणबद्ध और अचानक परिवर्तनों के साथ होता है। तो दोनों सिद्धांत विकास को समझाने के लिए उपयोगी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे नवजात शिशु को क्या कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो नवजात शिशु को शिशु कहा जाएगा या नवजात कहा जाएगा यानी कि नियोनेट। थर्ड ऑप्शन है बालक कहा जाएगा या किशोर कहा जाएगा। तो नवजात शिशु को नवजात कहा जाता है यानी कि नियोनेट के नाम से जाना जाता है। और इसकी अवधि होती है 0 to 28 डेज। कितनी होती है? 0 to 28 डेज, यानी कि जन्म से लेकर 28 दिन तक के बच्चे को हम क्या कह सकते हैं, नियोनेट कह सकते हैं। और इस एज में क्या होता है, शारीरिक और रिफ्लेक्सेस विकास बहुत तेजी से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों को कितने घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। किस एज में? प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे को कितने घंटे की नींद, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों को कितने घंटे सोना चाहिए। ऑप्शन दिए हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या 14 घंटे। तो जब बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज कितनी होती है, 3 to 6 ईयर के बच्चे को कम से कम 12 घंटे तक
सोना चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो 12 से 13 घंटे तक सोता है तो वह उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, कोलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चे नैतिक निर्णय कैसे लेते हैं। यानी कि कोलबर्ग के क्या थे, लेवल थे, 3 लेवल बताए थे इन्होंने। तो उसमें से पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चे नैतिक निर्णय जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, सामाजिक नियम के आधार पर, सेकंड ऑप्शन है पुरस्कार और दंड के आधार पर, थर्ड ऑप्शन है नैतिक सिद्धांतों के आधार पर, एंड लास्ट ऑप्शन है सहानुभूति के आधार पर। तो इस स्टेज में यानी कि इस लेवल में जो बच्चे निर्णय लेते हैं, नैतिक निर्णय लेते हैं, वो लेते हैं नैतिक निर्णय पुरस्कार और दंड के आधार पर। किस आधार पर लेते हैं, पुरस्कार और दंड के आधार पर लेते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस स्टेज के बच्चे क्या करते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि हमको नैतिकता होती क्या है आखिर में। तो उनको ये रहता है कि अगर कोई हमारे घर पे गेस्ट आए, हमने उनसे नमस्ते नहीं किया तो हमको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। या कोई आया, अगर बॉयज हैं, उन्होंने मतलब पैर नहीं छुए अपने से बड़ों के, तो उनको क्या मिलेगी, उसका दंड दिया जाएगा। अगर वो नमस्ते कर लेंगे और पैर छू लेंगे तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा, अच्छा बेटा, अच्छा बेटी का, अच्छी बेटी कहा जाएगा। तो किसके लिए करते हैं नैतिक निर्णय, पुरस्कार और दंड के आधार पर वो नैतिक निर्णय लेते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, विकास का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है केवल शारीरिक वृद्धि, सेकंड ऑप्शन है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है केवल संज्ञानात्मक वृद्धि, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल सामाजिक परिवर्तन। तो विकास का अर्थ होता है आपका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन दोनों। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास में शारीरिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन यानी कि सारे सभी शामिल होते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है। कैसा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में किस अवधारणा पर जोर दिया हुआ है। क्या है, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में किस अवधारणा पर जोर दिया हुआ है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्र सीखना, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक संपर्क और मार्गदर्शन, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत अनुभव, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका जैविक परिपक्वता। तो वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक संपर्क और मार्गदर्शन पर क्या दिया है, जोर दिया हुआ है। यानी कि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो वाइगॉत्स्की ने किस पर जोर दिया गया, किस पे जोर दिया है, जेडपीडी पे। किस पे, जेडपीडी पे, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पे जोर दिया हुआ है। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे किस प्रकार के खेल में रुचि लेते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, नृत्य आधारित खेल, प्रतीकात्मक खेल, प्रतिस्पर्धी खेल, एंड अमूर्त खेल। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है उस स्टेज में बच्चे प्रतीकात्मक खेल खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि सिंबॉलिक प्ले में ज्यादा इंटरेस्ट बच्चे लेते हैं। क्लियर है आपको ये। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या शामिल है। ऑप्शन दिए हुए हैं, भावनाओं को पहचानना और प्रबंध करना, सेकंड ऑप्शन है तार्किक चिंतन, थर्ड ऑप्शन है शारीरिक विकास, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता में आपका क्या शामिल होता है, भावनाओं को पहचानना और प्रबंध करना, ये शामिल होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में भावनाओं को समझते हैं, व्यक्त करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं यानी कि प्रबंध करना शामिल होता है, जो कि सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इस क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो है आपके डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके,
और ये आपके सारे PYQ है, किसी न किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ आपसे, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे किस प्रकार की समझ विकसित करते हैं। ऑप्शन दिए हुआ है अमूर्त चिंतन की, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक नियमों की समझ, थर्ड ऑप्शन है प्रतीकात्मक चिंतन की, एंड लास्ट ऑप्शन है अहम केंद्रित चिंतन की। तो उत्तर बाल्यावस्था की एज क्या होती है? उत्तर बाल्यावस्था की एज होती है 6 to 12 ईयर, ठीक है, यानी कि 6 से 12 वर्ष की एज होती है उत्तर बाल्यावस्था की। तो इस प्रकार में बच्चे में कैसे समझ विकसित होती है? सामाजिक नियमों की समझ विकसित हो जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, शारीरिक विकास में रिफ्लेक्सेस का विकास किस चरण में सबसे महत्वपूर्ण होता है? जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो शारीरिक विकास में रिफ्लेक्सेस का विकास किस चरण में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नवजातावस्था, सेकंड ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, थर्ड ऑप्शन है किशोरावस्था, एंड लास्ट ऑप्शन है वयस्कावस्था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका नवजात अवस्था, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नवजात अवस्था कितनी की होती है? ये होती है जन्म से लेकर 28 दिन की। कब तक? जन्म से लेकर 28 डेज की, यानी कि 0 to 28 डेज की होती है नवजात अवस्था। इसमें बच्चे रिफ्लेक्सेस करते हैं। जैसे उनके रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? जैसे चूसने और पकड़ने का विकास होता है। क्या करते हैं? चूसने का विकास होता है और पकड़ने का विकास होता है। तो रिफ्लेक्सेस का विकास सबसे मतलब किस चरण में सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो नवजात अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, विकास के संदर्भ में संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऊर्जा संरक्षण, सेकंड ऑप्शन है मात्रा का स्थायित्व, थर्ड ऑप्शन है भावनात्मक स्थिरता, एंड लास्ट ऑप्शन है सामाजिक नियमों का पालन। तो विकास के संदर्भ में जो संरक्षण होता है यानी कि कंजर्वेशन होता है, तो इसका अर्थ हो जाता है मात्रा का स्थायित्व। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस एज में बच्चे मतलब कंजर्वेशन में बच्चा ये समझने लग जाता है कि वस्तु की मात्रा आकार बदलने के बावजूद नहीं बदलती है। अगर ये ग्लास है, ये क्या है? एक ग्लास है। इस ग्लास में हमारा पानी भरा हुआ है और सेम पानी हमारा इसी बाउल में भरा हुआ है। किसमें? एक कटोरे में भी सेम पानी हमारा भरा हुआ है। मात्रा दोनों की यानी कि क्वांटिटी दोनों में, क्वांटिटी क्या है? दोनों की सेम है। तो अगर जिस बच्चे में कंजर्वेशन जिस बच्चे में नहीं होगा, छोटी आयु का बच्चा होगा, तो उसे क्या लगेगा? उसे ये लगेगा कि गिलास में ज्यादा पानी है, कटोरी में कम पानी। तो वो बच्चा क्या करेगा? गिलास को उठाएगा। पर जब कंजर्वेशन की समझ बच्चे के अंदर आ जाएगा, तो बच्चा ये समझ जाएगा कि अगर हमारा मतलब जो हमारी खाद्य सामग्री है, तो यानी कि जो वस्तु है, वस्तु की अगर मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा, उसका आकार बदल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आकार बदलने के बाद भी मात्रा का परिवर्तन नहीं होता है। इस गिलास में इतना पानी है, चाहे इस गिलास के पानी को चाहे इस कटोरी में डाल दिया जाए या किसी और बर्तन में डाल दिया जाए, पर पानी उतना ही रहेगा, कम या ज्यादा नहीं होगा। तो ये कहलाता है आपका कंजर्वेशन। क्लियर है आपको? ये कंजर्वेशन की अवधारणा दी थी जीन पियाजे ने। किसने दी थी? जीन पियाजे ने दी थी। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, किशोरावस्था में आदर्शवाद का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है तार्किक निर्णय लेने में मदद करता है, सेकंड ऑप्शन है अवास्तविक अपेक्षाओं पैदा करता है, या थर्ड ऑप्शन है सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है, या लास्ट ऑप्शन है आपका संज्ञानात्मक विकास को रोकता है। तो जो किशोरावस्था में आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म का प्रभाव पड़ता है, वो है अवास्तविक अपेक्षाओं को पैदा करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, विकास के जैविक पहलू किससे संबंधित है? किसकी बात की जा रही है? विकास के जैविक पहलू की। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। शारीरिक और शारीरिक परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है संज्ञानात्मक कौशल,
थर्ड ऑप्शन है सामाजिक व्यवहार एंड लास्ट ऑप्शन है आपका भावनात्मक स्थिरता। तो इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो बात किसकी हो रही है, जैविक पहलू की, ठीक है। तो वो भी विकास के जैविक पहलू में क्या आ जाएगा, तो शारीरिक परिवर्तन आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैविक पहलू में क्या आ जाएगा, आपके शारीरिक वृद्धि आ जाएगी, जैसे हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना, इस तरह के क्या होते हैं शारीरिक परिवर्तन से ये चीजें संबंधित होती हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास को प्रेरित करती है, सेकंड ऑप्शन है शारीरिक विकास को बढ़ाती है, थर्ड ऑप्शन है भावनात्मक स्थिरता प्रदान करती है एंड लास्ट ऑप्शन है सामाजिक नियमों को सिखाती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जिज्ञासा का सामाजिक नियमों से कोई संबंध नहीं होता, ना ही भावनात्मक स्थिरता होती है, ना ही आपका शारीरिक विकास से संबंधित होता है। तो इसमें ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या करती है ये, संज्ञानात्मक विकास को प्रेरित करती है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे नई नई चीजें सीखने को प्रेरित होते हैं। अगर उनको कहीं पेड़ दिख जाए, क्या दिख जाए, पेड़ जाए, तो कहेंगे ये पेड़ क्यों है, और ये छोटा सा पेड़ क्यों है, ये बड़ा पेड़ क्यों, पेड़ चल क्यों नहीं सकते हैं, पेड़ बोलते क्यों नहीं है, और पेड़ पे पत्ते क्यों आते हैं, पत्ते ग्रीन कलर के ही क्यों होते हैं, ये रेड कलर के क्यों नहीं होते। तो बच्चों के क्या होते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन बढ़ते चले जाते हैं, उनकी जो जिज्ञासा होती है वो खत्म नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जिज्ञासा की क्या भूमिका होती है, संज्ञानात्मक विकास को प्रेरित करती है, यानी कि नई चीजों को जानने के लिए बच्चे प्रेरित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, भाषा विकास में अनुकरण यानी कि इमिटेशन की क्या भूमिका है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कोई भूमिका नहीं है, सेकंड ऑप्शन है महत्वपूर्ण भूमिका है, थर्ड ऑप्शन है केवल सामाजिक विकास में मदद करता है एंड लास्ट ऑप्शन है केवल भावनात्मक विकास में मदद करता है। तो भाषा विकास में अनुकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अनुकरण क्या करता है, बच्चों की भाषा सीखने में हेल्प करता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो दूसरे लोग बोलते हैं बच्चों उन्हीं शब्दों की नकल करके खुद बोलना सीखते हैं, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं, इसलिए भाषा में अनुकरण की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, नैतिक विकास में कोलबर्ग का परंपरागत स्तर किस पर केंद्रित होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, पुरस्कार और दंड पर, सामाजिक नियमों पर, व्यक्तिगत सिद्धांत पर एंड भावनात्मक सहानुभूति पर। तो नैतिक विकास में जो कोलबर्ग का परंपरागत स्तर है वो केंद्रित होता है सामाजिक नियमों के पालन पर। किस पर केंद्रित होता है, सामाजिक नियमों के पालन पर केंद्रित होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, सामाजिक विकास का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समाज में रहना, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक गुणों और व्यवहारों की उत्पत्ति, थर्ड ऑप्शन है केवल शारीरिक परिवर्तन एंड लास्ट ऑप्शन है केवल संज्ञानात्मक विकास। तो सामाजिक विकास का अर्थ जो होता है वह अर्थ है सामाजिक गुणों और व्यवहारों की उत्पत्ति। क्या हो जाएगा, सामाजिक गुणों और व्यवहारों की उत्पत्ति। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहां भी आपको ऑप्शन में ये केवल वर्ड देखने को मिल जाए तो मोस्टली चांस होते हैं कि ये आपका आंसर राइट आंसर नहीं हो जाएगा। क्या दिख जाए, केवल जहां देखने को मिल जाए तो आपके कम से कम 98% चांस ये होते हैं कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर नहीं होगा, रॉन्ग ही होगा। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। पूछा हुआ है आपसे, वयस्कावस्था में विकास का मुख्य फोकस क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विकास, सेकंड ऑप्शन है संज्ञानात्मक परिपक्वता और स्थिरता, थर्ड ऑप्शन है प्रतीकात्मक क्षेत्र एंड लास्ट ऑप्शन है अहम केंद्रित चिंतन। तो आपको ये बताना है कि इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो वयस्कावस्था में जो विकास का मुख्य फोकस होता है ना, वो होता है
संज्ञानात्मक परिपक्वता और स्थिरता किस पर होता है? संज्ञानात्मक परिपक्वता और स्थिरता। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। वयस्कावस्था में व्यक्ति संज्ञानात्मक परिपक्वता, भावनात्मक स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित अपने करने लग जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, विकास में पर्यावरण और आनुवंशिकी यानी कि हेरिडिटी की क्या भूमिका है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल पर्यावरण प्रभावित करता है, सेकंड ऑप्शन है केवल आनुवंशिक प्रभावित करता है, या दोनों का योगदान है, या कोई प्रभाव नहीं है। तो इसमें क्या देखने को मिल गया? इसमें आपको देखने को मिल गया केवल। तो जहाँ केवल केवल आ गया वो आंसर होगा नहीं, बल्कि ये दोनों होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दोनों का योगदान रहता है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों का योगदान रहता है। तो पर्यावरण भी प्रभावित होता है और आनुवंशिकी भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आज की क्लास हमारी यही एंड होती है। आपके ये डेवलपमेंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, जो कि आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन थे। तो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप लोग टाइम टू टाइम क्लास की क्लास को देखते रहिएगा डेली, जिससे आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। और ये क्लास होती है आपकी डेली 8 PM पर। कितने बजे होती है? डेली 8 PM पर ये क्लास होती है। तो आप लोग क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।